कन्हैया मीणा की पत्नी अनीता मीणा राजस्थान पुलिस में काम किया करती थी, लेकिन 20 दिसंबर 2024 की सुबह जब वो अपने घर से काम के लिए निकली थी तो उसके बाद से उसका फ़ोन लगना बंद हो जाता है। कन्हैया मीणा बार बार अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है लेकिन उसको फ़ोन नहीं लगता। अब कन्हैया मीणा क्या करता है, वो अपने साले को फ़ोन करता है। वो कहता है कि तुम्हारी दीदी का फ़ोन नहीं लग रहा है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी दीदी कहाँ है? तो उसका साला कहता है कि जीजा जी आपको पता नहीं है कि जयपुर रोड पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है, हो सकता है दीदी की ड्यूटी वहाँ पे लगी हो, आपको वहाँ पे चल के देखना चाहिए। अब जैसे ही कन्हैया मीणा को पता चलता है कि जयपुर रोड पे हादसा हुआ है तो वो अपने साले के साथ जयपुर रोड पे उसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो वो वहाँ पे देखता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ जली हुई हैं, बहुत सारे पुलिस वाले हैं, एम्बुलेंस है जिनमें कि लोगों की लाशों को रख के लेके जाया जा रहा है। तो कन्हैया मीणा क्या करता है, हर पुलिस वाले के पास जाता है और देखता है कि कहीं वो उसकी पत्नी अनीता मीणा तो नहीं है, लेकिन उसको वहाँ पे अपनी पत्नी अनीता मीणा नहीं दिखाई देती। तभी उसके ऊपर एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है। वो उससे पूछता है कि क्या है भाई, तुम यहाँ पे क्यों 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 घूम रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो तुम यहाँ पे, किसकी तलाश है तुम्हें? तो वो बताता है कि मेरी पत्नी राजस्थान पुलिस में ही काम करती है, लेकिन सुबह से उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है और उसे मैं बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, ना उसका कोई अता पता है। तो वो पुलिस वाला उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, जो नज़दीक में जो पुलिस हॉस्पिटल है तुम वहाँ पे जाओ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पुलिस वाले जो हैं हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं लोगों को मदद के लिए, हो सकता है तुम्हारी पत्नी की ड्यूटी वहाँ पे हो। अब कन्हैया मीणा तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब वहाँ पे जाके देखता है, अब वहाँ पे भी उसको उसकी पत्नी नहीं मिलती। जगह जगह पे जाता है, कमरे कमरे में जाता है, हर वार्ड में जाता है जहाँ पे कि हादसे के मरीजों को रखा जा रहा था। अब वहाँ पे कोई उसे बताता है कि तुम ऐसा करो कि तुम मोर्चरी की तरफ जाओ, क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले उधर भी हैं, वहाँ पे भी कुछ लाशें रखी हुई हैं। तो जो पुलिस वाले हैं उनकी वहाँ पे लिख रहे हैं कि कौन कहाँ से कैसे कैसे क्या है, किसकी क्या उम्र है, हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी वहाँ पे हो। अब कन्हैया मीणा मोर्चरी की तरफ जाता है। मोर्चरी में जाते जाते वो देखता है कि मोर्चरी के बाहर एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है और उसके ऊपर एक लाश रखी हुई है जो कि सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई है। अब कन्हैया मीणा चलते चलते जब उस लाश की ओर देखता है तो उस लाश का जो पैर है वो सफ़ेद कपड़े से बाहर होता है। अब जैसे ही कन्हैया मीणा उस पैर को देखता है तो उस पैर को देखकर वो पहचान जाता है कि ये तो उसकी पत्नी अनीता मीणा है, और उसे देखते ही वो बहुत जोर जोर से चीख मार मार के दहाड़ दहाड़ के रोने लगता है। अब जैसे ही वो रोने लगता है तो उसके आसपास के लोग उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो इस लाश को देख के? तो वो कहता है कि यही मेरी पत्नी अनीता मीणा है जो कि सुबह ड्यूटी के लिए निकली थी। अब सब लोग कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी के पैर को देख के कैसे पहचान गई? दरअसल दोस्तों, जो कन्हैया मीणा है उसने अपनी पत्नी को कैसे पहचाना मैं आपको बताता हूँ। उसके पैर में जो है एक बिछिया होता है जो कि कन्हैया मीणा अपनी पसंद से उसे दिला के लाया था, और जो उसके पैर में नखुन पालिश थी उसको देखकर कन्हैया मीणा से पहचान जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मरने वाली सिर्फ अनीता मीणा नहीं थी, बल्कि उसके साथ में 14 लोग और थे जो कि इस हादसे का शिकार हो गए। यहाँ पे बताया जाता है कि जिंदा लाशें जल रही थीं और जो बेकसूर थे, बेगुनाह थे, उनकी यहाँ पे मौत हो गई। लेकिन क्या ये आग कभी गुनहगारों तक पहुँच पाएगी? बस आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करूँगा उससे पहले बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान के जयपुर की। दरअसल राजस्थान के जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है जिसका नाम है भांगघोटा। भांतरोटा मैं बात कर रहा हूं 20 दिसंबर 2024 की सुबह 5:45 और 10 सेकंड। ये जो टाइमिंग है ये सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो जाती है। हुआ क्या था दोस्तों, अजमेर की तरफ से भारतीय पेट्रोलियम का एक टैंकर आ रहा होता है जिसमें कि 18 टन एलपीजी गैस भर रही होती है। अब जब वो अजमेर की तरफ से आ रहा था तो अचानक से क्या होता है, भांतरोटा के पास एक कट है।
अब वो टैंकर क्या करता है, उस कट पे से अचानक से यू टर्न लेने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो यू टर्न लेने की कोशिश करता है तो इधर से जयपुर की तरफ से एक ट्रक आ रहा होता है। अब जैसे ही वो यू टर्न लेता है तो इधर से ट्रक आता है, तो ट्रक आके उसमें टकरा जाता है। अब जैसे ही उसमें टकराता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टैंकर के अंदर 5 नोजल थे। उस टक्कर से 5 की 5 नोजल टूट जाते हैं, यानी कि टैंकर से अलग हो जाते हैं। अब जैसे ही वो 5 की 5 नोजल उससे अलग होते हैं, तुरंत क्या होता है, उस एरिया में गैस का रिसाव शुरू हो जाता है और लगभग 200 मीटर के दायरे में एक सर्कल बन जाता है। वहाँ पे उस ट्रक का जो टैंकर है उसका 18 टन गैस लीकेज हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर घरेलू गैस के सिलेंडर के हिसाब से हम लेके चलें तो एक घरेलू सिलेंडर में जो है 14 किलो 200 ग्राम तकरीबन गैस आती है। अब ये थी 18 टन, तो इस हिसाब से ये कितने होते हैं, इस हिसाब से लगभग 1267 घरेलू टैंकरों में ये गैस भरी जा सकती थी। अब दोस्तों जैसे ही अब ये गैस रिसाव होती है तो होता क्या है, लगभग 200 मीटर के दायरे में ये गैस फैल जाती है और अचानक से यहाँ पे किसी चीज़ में से कोई चिंगारी निकल जाती है, या फिर जो ट्रक या टैंकर होगा सड़क पे रगड़ा होगा तो उसमें से क्या है, कुछ चिंगारी निकल जाती है। अब जैसे ही वो चिंगारी निकलती है तो होता क्या है, अचानक से ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये जो एलपीजी गैस है वो उस चिंगारी को पकड़ लेती है और 200 मीटर के दायरे में क्या होता है दोस्तों, चाहे वो पेड़ हो, झाड़ियाँ हो, आसपास की गाड़ी हो, चाहे उड़ते हुए पक्षी हो, वो सभी इसकी चपेट में आ जाते हैं और जो भी ज्वलनशील चीज़ थी वो सभी की सब जल जाती है। अब होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है शत्रुघ्न शाह। वो क्या है, बिहार का रहने वाला है, लेकिन वो यहाँ पे सब्जी बेचने का काम किया करता है। तो उसका काम क्या है, वो सुबह ही सुबह निकलता है अपने ऑटो को लेकर। अब ऑटो को लेकर निकलता है तो मंडी से सब्जी लाता है और बाद में उसे बाजार में लाके बेचता है। उस समय शत्रुघ्न शाह भी इस एक्सीडेंट को होते हुए देख लेता है। अब जैसे ही वो देखता है तो उसे ये अंदर से महसूस हो जाता है कि यहाँ पे कोई बड़ा हादसा होने वाला है। तो वो उतनी जल्दी अपने ऑटो को मोड़ नहीं पाता, लेकिन वो क्या करता है, वो ऑटो से निकल के विपरीत दिशा में भागने लगता है और जितनी तेज हो सकती थी वो उतनी तेज भागता है। लेकिन अभी वो सिर्फ 500 मीटर की दूरी ही तय कर पाया था, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे वो धमाका हो जाता है और जो शत्रुघ्न था वो भी आग की चपेट में आ जाता है। अब दोस्तों उसने भागने की कोशिश की थी, इसीलिए वो ज़्यादा नहीं जल पाता, लेकिन फिर भी वो आग की चपेट में आ जाता है। उसका चेहरा, शरीर, बहुत सारी जगह आग से जल जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब शत्रुघ्न वहाँ पे जल गया था तो उसने अपने कपड़े वपड़े उतार दिए। अब क्या होता है, वो जब आग वहाँ पे ठंडी हो जाती है तो वो जाके देखता है कि उसका जो ऑटो है वो जल के खाक हो चुका है। अगर दोस्तों शत्रुघ्न वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता तो उस हादसे में शत्रुघ्न भी जल के मर सकता था। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जिस समय ये हादसा हुआ था तो वहाँ पे क्या हुआ था, अजमेर की तरफ से एक बस आ रही थी जो कि जयपुर जा रही थी। अब जब वो बस आ रही थी तो उसी समय पे इस टैंकर ने यू टर्न लिया था। जिस समय पे ये टैंकर यू टर्न ले रहा था तो होता क्या है, जब कोई भी गाड़ी मुड़ती है तो वहाँ पे जो पीछे की गाड़ी आती हैं वो स्लो हो जाती हैं। अब ये बस भी स्लो हो गई थी, लेकिन अचानक से ही वहाँ पे वो टैंकर के नोजल फट गए, टूट गए और एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से गैस का एक गुब्बारा बन गया। अब जैसे ही गैस का गुब्बारा बनता है तो वहाँ पे धमाका हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बस थी आधुनिक बस थी। आधुनिक बस होने की वजह से इसके जो दोनों गेट हैं वो ऑटोमेटिक लॉक हो गई, जिसमें से कि कोई बाहर नहीं निकल सकता, और तभी यहाँ पे हो जाता है धमाका। अब जैसे ही धमाका होता है तो वो बस भी उस आग की चपेट में आ जाती है। अब वहाँ पे जैसे ही बस आग की चपेट में आती है तभी वहाँ पे चीख पुकार मचना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंदर जो लोग थे वो आग की चपेट में आ गए थे। अब जैसे भी करके लोगों ने क्या किया, बस की जो खिड़कियां थी, कांच थे, वो तोड़े। जितने लोग उसमें से बाहर आ सकते थे वो आ गए और जो अंदर रह गए
वो आग की चपेट में आ गए। बताया जाता है कि इस बस में टोटल 34 लोग थे। अब दोस्तों इसी बीच में कर्मचारी होता है जिसका नाम होता है राधेश्याम। राधेश्याम एनबीसी कंपनी का कर्मचारी है, वो भी इस हादसे का शिकार हो गया था। अब जब वो इस आग की चपेट में आ गया था तो वो वहां पे जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे कोई भी कैसे भी करके हॉस्पिटल ले जाओ, जो भी किराया भाड़ा होगा मैं दे दूंगा, हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो सब कुछ मैं दूंगा, लेकिन मुझे कैसे भी करके हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। अब दोस्तों जिस समय पे राधेश्याम इतनी जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो उसकी आवाज़ से सब कुछ महसूस हो रहा था कि वो किस ट्रोमा से गुजर रहा है, क्योंकि जिस समय पे वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उस समय पे उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक कपड़ा था, तो वो था उसका अंडरवियर। अब जब वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो उससे पता चल रहा था कि जो राधेश्याम है वो एनबीसी कंपनी में काम करता है और वहीं से जो पैसे मिलते हैं उससे अपने परिवार को चलाता है। वो अपने मन में सोच चुका होगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। अब जिस समय पे वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसी समय पे क्या होता है दोस्तों, उसकी किसी ने वहाँ पे फ़ोटो खींच ली। अब जब उसकी फ़ोटो खींची गई तो उसका जो फ़ोटो है उसे दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे छापा गया और लोगों ने जब ये खबर पढ़ी तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये हादसा हुआ था तो इसकी गूंज जो है वो 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई थी और इसकी जो गैस फैली थी, जो आग लगी थी, वो लगभग 200 मीटर के एरिया में फैली थी। और जो उसकी आग जो लोग बता रहे हैं वहाँ के जो जिन लोगों ने इसको देखा था वो बताते हैं लगभग 150 मीटर ऊंची उस आग की लपटें थीं। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस समय ये हादसा हुआ था तो 200 मीटर की दूरी पे जैसे एक के पीछे एक वाहन होते हैं ना, उसमें बताते हैं कि बहुत सारे वाहन थे जिनमें लगभग 40 से ज़्यादा वाहन उस आग की चपेट में आ गए और आग की चपेट में आकर वो खाक हो गए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे वाहन तो ऐसे थे जो कि पिघल गए थे। जो मोटरसाइकिल पे था उसकी मोटरसाइकिल जल गई, जो ई रिक्शे में था उसकी ई रिक्शा जल गया, जो कार में था उसकी कार जल गई। अब मैं आपको बताता हूँ, जो शत्रुघ्न था जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो वो बताता है कि जब मैं अपने ऑटो के पास आया तो मैंने देखा कि जो ऑटो है वो जल के पूरा खाक हो गया। अगर मैं यहाँ से नहीं भागता तो शायद मैं भी इस ऑटो में जल के खाक हो जाता, लेकिन वो मौके से भाग गया था, इसीलिए वो ज़्यादा तो नहीं जला, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे और कुछ शरीर पे बहुत सारे हिस्से जो हैं वो जल गए थे, लेकिन वो बच गया था। दोस्तों जिन लोगों ने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा था उन लोगों का ये कहना था कि आग हवा की तरह फैल रही थी। जो भी पेड़, गाड़ी, जो भी चीज़ उनके उस आग के रास्ते में आ रही थी वो जल के खाक हो रही थी। पक्षी जो आसमान में उड़ रहे थे वो उड़ते उड़ते ही जल गए, वो नीचे आके गिर गए। और जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चला, एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंचती है। तत्काल से जो भी वहाँ पे लोग जले थे उनको लेकर एम्बुलेंस में नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो जल रहे थे तो अपने कपड़ों को खुद ही उतार उतार के फेंक रहे थे कि वो और ज़्यादा न जल जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ अब क्या हुआ था। अब ये हुआ था जैसे ही सूरज की किरणें निकलने लगी, घंटे 2 घंटे बीतने लगे तो पता चलता है कि 5 लोग इस आग में जल के मर गए हैं। अब कुछ समय और बीतता है तो पता चलता है कि 2 लोग और मर गए, यानी कि 7। अब जब दिन का समय आने लगता है कि इन जो भी यहाँ पे जले थे उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे तो पता चलता है तब तक 14 लोग जल के मर गए थे। अब मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, इस जो 14 लोग तो जल के मरे थे वो अलग हैं, और इसमें लगभग 30 लोग जो हैं वो जल के घायल हो गए थे, जिनमें कि 20 लोग 80% तक जल गए थे। और उन 20 लोगों में से 7 या 8 लोग ऐसे थे जो कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, यानी कि गंभीर रूप से घायल थे, जल चुके थे। अब वो कब तक जिएंगे कब तक नहीं जिएंगे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि जो इंसान 60% से ज़्यादा जल जाता है वो अपनी ज़िंदगी में मतलब अच्छी तरह से जी नहीं पाता, वो तड़पता ही रहता है। अब ऐसे ही दोस्तों सुबह ही सुबह का वक्त था। यहाँ की एक जगह है गढ़वाड़ू की टाली, वहाँ का एक व्यक्ति है जिसका नाम है शेरा। शेरा की आदत है वो सुबह ही सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है।
अब होता क्या है, शेरा भी सुबह ही सुबह मॉर्निंग वॉक करता हुआ वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे ये हादसा हुआ था। तो वो देखता है कि पुलिस वाले जो हैं, जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे उनके पास पर्याप्त मात्रा में गाड़ी नहीं थी और जो गाड़ियाँ थीं वो जल के खाक हो चुकी थीं। तो शेरा क्या करता है, शेरा तुरंत अपने घर पे अपने भतीजे को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि घर के बाहर 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, इन्हें जितनी जल्दी हो सकता है इस जगह पे लेके आए जहाँ पे हादसा हुआ है, ताकि ये लोगों को हॉस्पिटल ले जा सकें। अब दोस्तों, शेरा जैसे और भी बहुत से लोग थे जो कि यहाँ पे देवदूत बन के आए थे और यहाँ से जो लोग घायल हो चुके थे उनको ले जाकर हॉस्पिटल छोड़ा। अब दोस्तों, एक और व्यक्ति है, उनके बारे में बताना चाहूँगा। वो है रिटायर्ड IAS ऑफिसर कर्णी सिंह राठौर। अब कर्णी सिंह राठौर का क्या होता है, वो जो है उनका एक फार्म हाउस है यहीं पे भांगोटा के पास में ही। अब वो फार्म हाउस से निकल के अपने घर की ओर जा रहे थे और तभी ये हादसा भी हो जाता है। दोस्तों, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। होता क्या है, जब वो फार्म हाउस से आ रहे थे तो वो भी यहाँ पे जो टैंकर यू टर्न ले रहा होता है और यहाँ पे जो गैस का हादसा होता है इसके संपर्क में आ जाते हैं और उनकी गाड़ी भी उस आग में जल जाती है और इनके साथ भी हादसा हो जाता है और इनकी जान भी उसमें चली जाती है। अब दोस्तों, इनके जो परिवार के लोग हैं वो इनको ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि ये सुबह से गायब हैं। अब क्या होता है, इनके परिवार के लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे जाके बताते हैं कि जो कर्णी सिंह राठौर हैं वो सुबह से मिल नहीं रहे हैं। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उनकी लोकेशन निकालते हैं। अब जैसे ही उनकी लोकेशन निकालते हैं तो उनकी लोकेशन जो भांगरोटा है जहाँ पे ये हादसा हुआ है वो ही है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, इनके परिवार को लेकर तुरंत उसी जगह पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे इनकी गाड़ी भी मिल जाती है और गाड़ी के अंदर इनकी बॉडी मिलती है और DNA चेक होता है तो पता चलता है कि ये रिटायर्ड IAS साहब ही हैं और उनके हादसे में मौत हो गई है। दोस्तों, जिस टैंकर और ट्रक इन दोनों की जो भिड़ंत हुई थी, अब मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो टैंकर का आदमी था उसको तो बचने का मौका मिला ही नहीं, वो तो टैंकर के साथ ही स्वाह हो गया था। लेकिन वो ट्रक वाला जो है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जब आग लगी थी तो जो ट्रक का ड्राइवर था उसको भागने तक का मौका नहीं मिला और वो उस आग की चपेट में आके वहीं पे आके जल के खाक हो जाता है। बताया जाता है कि जो उसका बॉडी मिली थी, जैसे कोई अस्थियां होती हैं कलश के बराबर जो मिलती हैं, उतनी सी उसकी बॉडी मिली थी ट्रक के अंदर। अब जब उसकी बॉडी मिलती है तो उसका भी पुलिस वाले फोटो वगैरह लेते हैं तो लोग वहाँ पे भीड़ जुट रही थी कि भाई टैंकर वाले का क्या हुआ, ट्रक वाले का क्या हुआ। तो इतनी सी बॉडी को लेकर एम्बुलेंस में रखा जाता है और वहाँ से उसको ले जाया जाता है। और दोस्तों, जब उसकी बॉडी को लेकर जा रहे होते हैं तो उसकी बॉडी को देखकर लोगों के बीच में एक चर्चा होती है। वो चर्चा क्या होती है कि जो ट्रक ड्राइवर था उसकी तो कोई गलती थी ही नहीं, वो तो बेचारा बेकसूर था। अब वो बेचारा भी इतनी बुरी तरह से इस हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। अब दोस्तों, ये घटना के बाद में जो मृतकों की संख्या बढ़ ही रही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा अनीता मीणा के साथ क्या हुआ। अनीता मीणा के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अनीता मीणा हैं उनकी 2016 में राजस्थान पुलिस में भर्ती हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। और 2016 में जब ये भर्ती हुई थी राजस्थान पुलिस में तो इसकी जो पोस्टिंग होती है वो होती है जयपुर के पास एक जगह है दूधू में ये अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है। अब सुबह सुबह क्या करती है, ये सुबह ये तैयार होती है, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और उसके बाद चैनपुर जाया करती है ड्यूटी करने के लिए। अब उसका ये रोजाना का था, सुबह उठती है, तैयार होती है, बच्चों के लिए खाना बनाती है, उसके बाद में रोड पे जाती है, जो वाहन मिल जाता है उसमें बैठ के निकल जाती है। लेकिन 20 दिसंबर 2024 की सुबह क्या होता है, जब ये हादसा हो जाता है तो उसके बाद इसका पति जो कन्हैया मीणा इसको फ़ोन करता है तो इसका फ़ोन नहीं लगता। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो मौके पर भी जाता है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उस हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल में जाने के बाद मोर्चरी के पास उसकी लाश एक स्ट्रक्चर पर पड़ी हुई मिलती है उसे, जो एक सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई थी। और जो कन्हैया मीणा है वो अपनी पत्नी को उसके पैर को देखकर ही पहचान जाता है। हालांकि उसके चेहरे को देखकर अगर कहेंगे तो वो नहीं पहचानी जाती, लेकिन कन्हैया मीणा उसके पैर को देखकर इसलिए पहचान जाता है क्योंकि जो बिछिया था वो कन्हैया मीणा ने दिलवाया था और नाखून पालिश थी उसको देख के पहचान जाता है।
और इसके बाद में इसकी लाश की पुष्टि तब हुई जब इसका डीएनए चेक हुआ। डीएनए से ये फाइनल हो गया कि यही अनीता मीणा है। और दोस्तों, इस हादसे की गूंज पूरे देश में फैल जाती है। अब होता क्या है, अब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या रही है। तो उसके बाद में वहाँ पे जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि ये जो हादसा हुआ है वो सड़क की वजह से हुआ है। वहाँ पे एक पुलिया बननी थी, जो ओवरब्रिज बनना था, वो उसके कॉलम खड़े हुए हैं। और अब उस हादसे में क्या बताएं किसके लिए, क्योंकि रोड का मामला था। 48 घंटे बीत जाते हैं लेकिन किसी भी नतीजे पे पुलिस पहुंच नहीं पाती। और वो किसके लिए पहुंचेगी, मामला रोड का हादसे का है तो इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। जहां तक पुलिस को जांच पड़ताल करनी थी तो भी यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। अब होता क्या है, इस हादसे के बाद में यहाँ पे मुख्यमंत्री जाते हैं, वो तमाम तरह की राहतें देते हैं। जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि जो भी इस हादसे में मरे हैं उनको 2-2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये की राहत दी जाएगी। और साथ ही जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो भी एक घोषणा करते हैं, वो कहते हैं कि जो मरने वाले हैं उनको 5 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, चाहे कितने की भी राहत दे दें, चाहे 5 लाख की दे दें, चाहे 10 लाख की, चाहे 20 लाख की, इससे जो इंसान इस हादसे में गया है वो कभी वापस तो लौट कर नहीं आएगा। उनके परिवार से पूछिए, जो हादसे में मरे हैं उनके परिवार के साथ क्या हो रहा होगा। बहुत से लोग तो ऐसे मरे हैं इस हादसे में जो कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति के ऊपर होगी। अब दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे एक सच्ची घटना की कहानी मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। नमस्कार।